अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है उसके सिलसिले में जो तकरीब थी उससे उन्होंने खिताब किया, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी जी आज ज़ोहराना था उनका, और वहाँ पे उसके बाद उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, कुछ इंटरेस्टिंग बात उस पर भी कुछ करते हैं। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं जो मैं अंदर से कुछ ख़बरें निकली हैं, ज़रा वो भी आपके साथ शेयर करनी। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। आई विल शेयर देम विद यू। सबसे पहले ज़रा आ जाइए बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर। अपोजिशन के जो रहनुमा थे, जब वो आज मीडिया से बात कर रहे थे तो एक तो उन्होंने ये कहा, उनको बेसिकली जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनकी जानिब से ये बयान आया कि जी मेरी मर्ज़ी, मैं जब मर्ज़ी चाहूँ कौमी असम्बली का मैं इजलास बुलाऊँ। तो अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया है स्पीकर को कि जी आपको हर सूरत पीर तक का टाइम है, पीर को आपने हर सूरत इजलास बुलाना है, और अगर आपने ये ना बुलाया तो हम पीर वाले दिन से जो है वो धरना दे देंगे कौमी असम्बली के अंदर, उसके हॉल के अंदर। और इसके साथ साथ उसके अंदर ये भी कहा गया कि जी हम देखते हैं फिर ओआईसी का इजलास जो है वो किस तरह होता है। अब ये एक बड़ी सवेर किस्म की धमकी है जो मैं इसको किस तरह देखता हूँ। मैं इसका मुआवजा करूँगा बिल्कुल उसी तरह जब 2014 के अंदर इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था और इस्लामाबाद के अंदर वो मौजूद थे, और चीन के सदर ने उस वक्त यहाँ पे आना था, लेकिन उनको अपना दौरा जो है वो मनसूख करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे। अब मैं इसकी वजूहात भी थोड़ी देर में आपको आगे चल के मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये धमकी और ये तड़ी जो है ये क्यों लगाई गई है बिलावल भुट्टो की जानिब से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओआईसी का जो ये इजलास है ये कोई इमरान खान का ज़ाती इजलास नहीं है, ये कोई मतलब उसके होस्ट वो नहीं है, उसका होस्ट पाकिस्तान है। तो अगर कोई इस किस्म की सोच पाई जाती है जिसमें एक्चुअली पाकिस्तान के लिए अगर कुछ होने जा रहा है तो उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें या उसे ख़राब करने की कोशिश करें, आई डोंट थिंक ये कोई अक्लमंदों वाली कोई मूव है या इस किस्म का ये जो अनाउंसमेंट है, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दोनों की तरफ से कही गई है। तो मुझे तो इस बात में समझ नहीं आई, क्योंकि पहले ये कहा गया था, हमें बताया गया था कि जी 23 तारीख को जो लॉन्ग मार्च होना है उसे एक्चुअली इसलिए मुलतवी किया जा रहा है और उसको 25 तारीख पे इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि ओआईसी का इजलास हो रहा है। तो अब उसी ओआईसी के इजलास की वजह से अगर इस किस्म की बात की गई है तो काफ़ी मतलब हैरान कुन बात है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। मुझे नहीं पता ये अपोजिशन के रहनुमाओं ने आखिर इस किस्म की बात क्यों कही है, एक बात। अच्छा, उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट है वो ज़रा इमरान खान साहब के जो स्पीच थी उसके हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी जैसे जैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो करीब आता जाएगा तो ये लोग जो मुंजरिफ हुए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वापस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इनके चंद सहाफ़ियों की ट्वीट्स वगैरह देख रहा था। इनसे इनसे मुराद ये मत समझिएगा मैं पीटीआई के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, वो और हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं चंद ऐसे सहाफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते हैं मैं उनकी बात कर रहा था। मैं उनकी ट्वीट्स देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्द जो है वो इन लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और वही बात बेसिकली जो इमरान खान साहब कह रहे थे। और इसके साथ साथ उसमें एक आधी ट्वीट मैंने ये भी देखी कि जी 14 जो लोग हैं, जो 14 नोटिस गए हैं, इसमें से 3 जो हैं वो उन्होंने वापसी के लिए जो है वो रब्ता किया। ये बेसिकली ये बात की गई है। अब मेरी इस सारी चीज़ के ऊपर 2-3 सवाल हैं और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो देख रहे हैं ज़रा वो खुद ही इस सवाल का जवाब खुद भी तलाश करें और मुझे भी प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि मैं ज़रा समझ नहीं पाया इस बात को। एक तो हमें ये बताया गया था कि 14 के 14 लोग जो हैं ये बिक गए हैं, ये करप्ट हैं, ये अपना ज़मीर बेच चुके हैं, यही हमें कहा गया था ना। तो अब इनको अगर चले, मैं अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूँ कि अच्छा जी ये वापस आना चाह रहे हैं तो आप इनको ले लेंगे वापस, मतलब आपको कोई इतराज़ नहीं इस बात के ऊपर। अभी चंद दिन पहले तो शहबाज गिल साहब ने जिस अपने जो दलाइल दिए थे जिस किस्म के इन लोगों के ख़िलाफ़, वो किधर गया सारा कुछ। और मैं अली जैदी साहब की भी एक ट्वीट देख रहा था, उसके अंदर भी पूरी इन्होंने लिस्ट डाली हुई थी कि जी ये देखें ये इतने का बिका है तो इसने ये लिया है तो इसने वो लिया है। वो सब ख़त्म हो गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे एक ये भी शक है, मैं मतलब ज़ाहिरी बात है मैं सिर्फ शक का इजहार कर रहा हूँ, ये खबर नहीं है, शक का इजहार है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक्चुअली ये जो नया मोमेंटम स्टार्ट किया गया है कि जी ये 3 तो वापस आ रहे हैं और देखना फिर बाकी भी वापस आ जाएंगे। इसका मकसद बेसिकली उन लोगों को वार्न करना है जो अभी मजीद आने वाले दिनों के अंदर जंप मारने वाले हैं, कि उनको बता दिया जाए कि भाई ध्यान रखना ये लोग भी वापस आ रहे हैं तो आप लोग इस किस्म का फैसला ना कर लेंगे। क्योंकि
मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता है कि कितने लोग हैं जिन्होंने जंप मार दी हुई है, या वो हमसे, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे ना, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है तो वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो इनको काफ़ी हद तक आइडिया इस बात का हो चुका है कि वो टोटल कितने लोग हैं। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो शायद इसलिए भी की जा रही हैं ताकि मज़ीद हैमरेज जो है ना वो ख़त्म हो। ज़ाहिर बात है, जिस तरह एक जहाज़ होता है ना, पानी वाला जहाज़, उसमें अगर सुराख हो जाए नीचे से तो सबसे पहली अटेम्प्ट ये होती है कि भाई सुराख को बंद करो ताकि मज़ीद पानी अंदर आना बंद हो, वरना जहाज़ डूब जाएगा। तो क्या ये डूबते जहाज़ को बचाने की एक्चुअली कोशिश है, या बाकी 14 में से जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी 3 लोग जो, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी इस ट्वीट को जो है रीट्वीट किया था कि जी 14 में से 3 लोगों ने वापस आने का रब्ता किया, तो वो 14 में से 3 लोग अगर आप वापस आ रहे हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो वो शो कॉज नोटिस वापस ले लें। सिंपल इज दैट। आप अनाउंस कर दें कि जी वो जो शो कॉज नोटिस हमने दिया था हम उसको वापस लेते हैं, उन तीनों से जो है एक एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाएं, कहानी खत्म। क्योंकि अगर वो 14 वापस ना आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो 14 वापस ना आए तो आपकी जो तादाद थी, जितने आपको वोट मिले थे, वो थे 179, और 179 में से अगर 14 आपने निकाल दिए तो वो पीछे 165 रह जाएंगे, और इसका मतलब है कि आप अक्सरियत जो है वो लूज कर जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, एक बात। दूसरी एक और जो बात उड़ी हुई है वो भी मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ, बल्कि मैं इस हवाले से भी एक ये जो जिन अरकान की बात हो रही है उसमें से एक से मेरी बात हुई है, और मैं थोड़ी देर में भी आपको बताऊंगा कि उसने बड़ी एक हैरानकुन बात मुझसे की है जो मैंने अब तक मीडिया के ऊपर नहीं देखी, और मैं भी एक्चुअली सुन के काफ़ी हैरान हो गया। मैं भी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, एक बात जो सामने आई है वो ये है, ये क्लेम किया जा रहा है, ये भी मतलब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो बीट कवर करते हैं चंद जर्नलिस्ट, उनकी जानिब से, उनमें से किसी एक ने क्लेम किया है कि जी ये जो इत्तेहादी हैं ये भी सारे के सारे जो हैं वो वापस आ जाएंगे और हुकूमत के साथ रहने का ऐलान कर देंगे 24 से 48 घंटे के अंदर, उन्होंने फरमाया। अच्छा, अब अगर ये भी सब कुछ होने जा रहा है, मैं इसी प्रिजम्पशन के साथ चलता हूँ कि चलें ठीक है जी होने जा रहा है, ये 24 से 48 घंटे में वाकई होने जा रहा है, तो 24 से 48 घंटे में यानी जो कुछ कर चुकी इत्तेहादी अभी तक आप लोगों के साथ, हुकूमत के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बारे में जो उन्होंने बयानात दिए हैं, जिस तरह इज्जत को तार तार करके रख दिया, ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब ने जिस किस्म के बयानात दिए, वो सब धुल जाएंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जिस दिन उन्होंने मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया था तो मैंने उसके अंदर भी ये बात कही थी कि जी इसके बाद भी एक्चुअली अगर आप इस इत्तेहाद को कंटिन्यू करते हैं और उसके बावजूद आप सीएम की कुर्सी इनको देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए मतलब मैं दुआएं कर सकता हूं कि आप लोग इस हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब एक शख्स की अगर इतनी बेइज्जती हो गई हो उसके बावजूद आप उसे कोई कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाए। एनीवेज, अच्छा, दूसरी जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, जहाँ पे वो मैंने शुरू में तड़ियों और धमकियों की बात की थी, वहीं पे मैं एक बात सिर्फ बताना भूल गया कि गवर्नर सिंध ने भी ये जनाब एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि कौन माई का लाल जो है वो OIC का इजलास जो है उसे रोकता है। तो ये दोनों साइड से जो है वो तड़ियों और धमकियों का सिलसिला जारी है। मैं कौन माई का लाल, मैं देखता हूँ ये किस तरह होता है। वी नीड टू ब्रिंग दिस टेम्परेचर डाउन, हमें दोनों साइड से जो है इस टेम्परेचर को नीचे लेकर आना है, क्योंकि आप लोग तो अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ के ये सियासत कर रहे होते हैं, टीवी कैमरे के सामने आके सियासत कर रहे होते हैं। वो जो सड़क के ऊपर होता है ना वो आम पाकिस्तानी, वो एंड में डंडे वो खाता है, मार वो खाता है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता। इन सब सियासतदानों के माशाल्लाह करोड़ों अरबों रुपए की इनकी जायदादें होती हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। और ये लोग अगर जेल जूल में चले भी जाएं तो महंगे से महंगा वकील करके इनको जमानतें मिल जाती हैं, बाहर आ जाते हैं। जिस तरह कल आपने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो तो 1 मिनट में निकाल लिए गए। वो जो बेचारे कारकुन थे उन्होंने रात थाने के अंदर गुजारी और उसके बाद आज जाके खैर उनको भी निकाल दिया गया, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग ये इस तरह होता नहीं है। कोई और बंदा ये करके देखना, मतलब एक आम आदमी जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक ना हो, वो ज़रा सिंध हाउस या पंजाब हाउस के ज़रा ऊपर धावा बोल के देखे, उसके बाद मैं देखता हूँ वो 24 घंटे में किस तरह बाहर आता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कुछ भी हो सकता है, एक बात। उसके बाद यहाँ पे जहाँ तड़ियों धमकियों की बात हो रही है, वहाँ पे शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक तड़ी धमकी लगाई है और वो अपोजिशन के लोगों को लगाई है। उन्होंने फरमाया कि जी मैं बतौर वज़ीर दाखिला आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ वो करूँगा कि इनकी आने वाली, ये अपनी आने वाली नस्लों को नसीहत करेंगे। नाउ दिस इज़ कमिंग फ्राम अ वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला वो होता है जिसका काम एक्चुअली अमन कायम करना होता है मुल्क के अंदर, होम मिनिस्टर होता है वो, उसने ये करना होता है। तो वो भी बैठ के तड़ियों धमकियाँ जो लगा रहा है। अच्छा, एक और जो बात थी वो शायद मेरे ख्याल में पिछले व्लॉग में मिस होगी, वो ये भी थी कि जी इमरान खान साहब को भी 50,000 रुपये जुर्माना हो गया जी। वो जो दीर का जलसा उन्होंने अटेंड किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये जुर्माना किया है।
और अब मेरे सुनने में आया कि कल शायद वो मालाकंड के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल में वो कल जो है वो मालाकंड के अंदर जो है वो एक और जलसा करने के लिए जा रहे हैं, जबकि एक्चुअली उनको मना किया हुआ है, लेकिन खैर फिर भी वो जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब एक खबर जो मैंने पहले नहीं शेयर की थी वो अब ज़रा मैं शेयर कर लूँ। वो ये है कि मेरी ये जो लोग हैं जिनको बेसिकली नोटिस जारी हुए हैं, उनमें से एक शख्स से मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं रिसेंटली एक डेवलपमेंट देख रहा हूँ पिछले 2-3-4 दिन से। ये मेरे गौर से आपने बात सुनी है, 2-3-4 दिन से मैं एक डेवलपमेंट देख रहा हूँ और मेरा उस पर ना दिमाग ज़रा खटक रहा था। और वो क्या थी? वो ये थी कि ये -1 की बात कहाँ से स्टार्ट हो गई है? ये इमरान खान साहब को हटाने की बात में -1 क्यों आ गया? अच्छा, -1 जब आता है ना, -1 के फॉर्मूले पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं। तो -1 का मतलब होता है कि जी आप बेशक इसको हटा दें और इसकी जगह किसी और को लगा दें। बेसिकली ये फॉर्मूले ये होते हैं। तो ये माइनस इमरान खान की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यही बात काफ लीग ने भी कही, यही बात एमक्यूएम ने भी कही। ये क्यों हो रहा है? तो आप हैरान होंगे कि वो जो नाराज रुकने पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी इसमें क्या राय है, तो उन्होंने कहा जी मैं भी यही समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब को हटा दें और किसी और को लगा दें। मैंने कहा किसी और से क्या मुराद? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को लगा दें। मैंने कहा ये क्या बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से? अगर आपको मसला है भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इमरान खान साहब की जमात है, अगर आपको मसला है तो जाहिर बात है वो अगर उनकी जगह कोई और भी आ जाएगा तो पार्टी तो उन्होंने चलानी है, तो इनडायरेक्टली फिर भी हुकूमत तो उन्हीं के पास होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, वो बेशक हो जाए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ना दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये क्या बात हुई कि मतलब आपको वो मंजूर होगा? तो मैंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है जो आपको मंजूर हो? अगर आप इमरान खान साहब को हटा दें तो ऐसी कौन सी शख्सियत को आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने जिसका नाम लिया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी परवेज़ खटक। मैंने कहा जी परवेज़ खटक? परवेज़ खटक का नाम बीच में किस तरह आ गया? उन्होंने कहा जी अगर परवेज़ खटक को इमरान खान साहब की जगह वज़ीर आज़म लगा दिया जाए तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस बात की मुझे नहीं समझ आई कि ये फॉर्मूला कहाँ से बीच में से ड्राइव हो गया। ये परवेज़ खटक का नाम ये जो नाराज़ रुकन है ये क्यों ले रहे हैं? कुड बी कि वो डॉज कर रहे हैं, कुड बी कि ब्लफ कर रहे हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि परवेज़ खटक का नाम आगे डाल के कोई फूट पड़वा दी जाए। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है परवेज़ खटक साहब को खुद भी ना पता हो अब तक इस बात का कि ये नाराज़ अरकान जो है ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं इस तरह कि जी परवेज़ खटक को बना दें। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक परवेज़ खटक तो इस वक्त एक्चुअली ख़ास तौर पर तरीन ग्रुप के साथ राब्ते में है और तरीन ग्रुप को मनाने का काम जो है वो परवेज़ खटक को दिया हुआ है। मैं अभी आज सुबह भी बल्कि मैं टीवी देख रहा था तो उस पर एक जगह खबर चल रही थी, परवेज़ खटक का ओन चौधरी से राब्ता। वो परवेज़ खटक का भाई ओन चौधरी से तकरीबन रोज़ राब्ता हो रहा है। चले मैं अब आपको खबर दे देता हूँ और बोलें, मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन रोज़ाना राब्ता हो रहा है ओन चौधरी से परवेज़ खटक का, और वो उनको यही मतलब बेसिकली मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। तो मेरे जहन में तो ये बात थी कि परवेज़ खटक तो एक्चुअली ये रोल अदा कर रहे हैं, तो उनका नाम ये लोग क्यों ले रहे हैं? दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, एक बात। और जहां तक परवेज़ खटक का ताल्लुक है, वहीं पे जरा बात केपी के हवाले से भी आ जाए। केपी से ये खबर आई है और मैं आपको पहले बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, ये उनके जो सूबाई सदर हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इस सारी चीज के बाद हम केपी असेंबली के अंदर भी तहरीक दम-ए-एतमाद लेकर आएंगे। और वो क्लेम कर रहे हैं कि जी 45 MPs हमारे साथ हैं, 45 MPs हमारे साथ हैं और हम अब ये भी यहां पे भी मतलब केपी के अंदर भी जो है हम तहरीक दम-ए-एतमाद लेकर आएंगे। अब केपी के अंदर ऑलरेडी इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है केपी के अंदर। मैं हैरान हूं कि वो ये क्लेम किस तरह कर रहे हैं कि 45 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार है। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जो नंबर्स होते हैं ना उसको ज़्यादा कंसिडर मत किया करें जब तक आखिरी दिन नहीं होता वोट डालने का। और यही बात मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन, जब तक नंबर वहाँ पर ना सामने आए, उससे पहले बस क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आप सुनते रहिए। ज़्यादा उसके ऊपर कान धरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आखिरी खबर अब ज़रा ये भी आपको दे दें, वो ये है कि डॉक्टर रमेश कुमार ने वो जो सारा सीन हुआ था, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बताया भी था आपको कि गालम गलोच वगैरह, वो जो शहबाज गिल ने जो कुछ भी कहा था, उसके बाद पेमरा का नोटिस जो है कामरान शाहिद को भी भेज दिया गया है। उस सिलसिले में
डॉक्टर रमेश कुमार ने अब FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर भी जो है एक दरख्वास्त दे दी है, और इसके अलावा एक SHO थाने के अंदर भी जो है वो एक दरख्वास्त उन्होंने बना ली है। गालबन पता नहीं अब तक शायद सबमिट कर ली होगी या नहीं, लेकिन ये भी हुआ है। और जो FIA साइबर क्राइम विंग को जो बेसिकली उन्होंने दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझे मुख्तलिफ नंबरों से जो है वो तड़ियाँ और धमकियाँ आ रही हैं, मेरी फैमिली के नाम की भी मुझे बहुत सी धमकियाँ आ रही हैं, मैं सेफ़ नहीं हूँ। और उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरा नंबर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो शबाज़ गिल की तरफ से किया गया है। ये उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मेरा ये नंबर दिया है, मेरा पर्सनल नंबर दिया है, और उनकी वजह से जो है मुझे ये धमकियाँ वगैरह आ रही हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि FIA का साइबर क्राइम विंग जो है इस सिलसिले में कुछ करेगा, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। मैंने कोई, हाँ अलबत्ता मोहसिन बेग का जब मामला हुआ था तो यूं करके पूरा साइबर क्राइम विंग जो है वो एकदम एक्टिवेट हुआ था, लेकिन इस मामले में डॉक्टर रमेश कुमार को मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो यहाँ से मिलेगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।